नमस्कार मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके पतन के क्या कारण रहे, उनके कारणों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट एक सैन्य अधिकारी से फ्रांस का शासक बना और उसके बाद में उसका पतन हो गया। उनका पतन क्यों हुआ, उसके कारणों को जानेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नेपोलियन बोनापार्ट की साधारण जीवनी और साथ ही हमने उनके जो जीवन की प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में जाना था कि जो सैन्य अधिकारी से कैसे फ्रांस का शासक बना, उनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण से जाना था। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके पतन के क्या कारण रहे, उनके कारणों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कारण, प्रायद्वीपीय युद्ध या स्पेनिश वार। तो क्या था, स्पेन में जो बूर्बो वंश का शासन चल रहा था, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, बूर्बो वंश का अंत कर दिया और वहां पर अपने भाई को शासक बना दिया, जिससे है पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हुई और नेपोलियन के विरुद्ध सभी यूरोप के देश हैं वो उग्र रूप लेने लगे और यहीं से इसका पतन की शुरुआत होती है। तो अब जान लेते हैं प्रायद्वीपीय युद्ध या स्पेनिश वार। नेपोलियन के द्वारा स्पेन पर अधिकार करना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार किया, ये उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इस घटना ने समस्त यूरोप को एक होने का अवसर प्रदान कर दिया और ये घटना हुई, इसने पूरे यूरोप को एक करने का काम किया। स्पेन ने इस घटना का तीव्र विरोध हुआ। स्पेन में ही ये घटना हुई थी, इसका जोर से विरोध हुआ और साथ ही एक राष्ट्रीयता की लहर उठी एवं मित्र राष्ट्रों ने स्पेन की सहायता के लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया और सभी जो मित्र राष्ट्र थे, अन्य जो देश थे यूरोप के, उन सभी ने मिलकर इस स्पेन की सहायता के लिए एक मोर्चा तैयार किया। सभी देशों का संयुक्त मोर्चा तैयार किया नेपोलियन के विरुद्ध। इस प्रायद्वीपीय युद्ध में फ्रांस के 3 लाख सैनिक खो दिए, यानी फ्रांस ने अपने 3 लाख सैनिक हैं वो खो दिए। किस प्रायद्वीपीय युद्ध या स्पेनिश वार में किसके खोए सैनिक? फ्रांस के। तो चलिए नेक्स्ट कारण की ओर जान लेते हैं। पहला कारण तो था जो स्पेनिश युद्ध हुआ, स्पेनिश वार हुआ वो था, और दूसरा कारण क्या है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए, तो महाद्वीपीय व्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट है वो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड से हार जाता था, तो आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर करना चाहता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट हैं, वो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता था। इसीलिए उसने एक महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के अनुसार ये था कि सभी देशों के पर यह नियम बनाया कि इंग्लैंड से व्यापार न करे, इंग्लैंड का सामान कोई न खरीदे। ये इस महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत आता था। नेपोलियन के विश्व विजेता बनने में इंग्लैंड ही एकमात्र रोड़ा था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा समस्त यूरोप को जीत लिया था। वह जानता था कि इंग्लैंड को सीधे युद्ध में हराया नहीं जा सकता है, अतः उसने इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति व्यापार पर प्रहार करने का प्रयास किया। महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से उसने इंग्लैंड के साथ अन्य देशों के व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने पर नाकेबंदी द्वारा रोक लगा दी। तो ये जानता था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ये जानता था कि इंग्लैंड को है उसको प्रत्यक्ष रूप से हराया नहीं जा सकता है। इसीलिए इसने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई, जिससे सभी देशों के साथ नाकेबंदी कर दी गई कि कोई है इस इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई इंग्लैंड का सामान नहीं खरीदेगा और न ही उनको निर्यात करेगा। ये उनकी महाद्वीपीय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने पूरे यूरोप में वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से अब सामान नहीं आ रहा है, तो सामान की कमी है, तो निश्चित रूप से जब सामान की कमी होगी तो उसके मूल्यों की वृद्धि तो अवश्य ही होगी। साथ ही वस्तुओं का अभाव हो गया, क्योंकि वस्तुएं भी कम पड़ने लगी, क्योंकि इंग्लैंड से आ नहीं रहा। उस समय इंग्लैंड है वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं बनती थी, इसलिए अब इंग्लैंड से नहीं आ रही हैं, तो अब वस्तुओं का अभाव हो गया, जो कि नेपोलियन के साथ मित्रवत था।
हाँ, जो रूस है वो नेपोलियन का मित्र था, लेकिन जो इस महाद्वीपीय व्यवस्था हुई इसके पश्चात रूस ने भी अपने संबंध हैं किससे, अपने संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से तोड़ दिए। कब? इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने और रूस से अपने नेपोलियन बोनापार्ट से रूस ने अपने संबंध हैं वो तोड़ लिए। चलिए, वो भी इस महाद्वीपीय व्यवस्था के विरुद्ध हो गया। इस प्रकार नेपोलियन ने रूस की मित्रता खो दी। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने रूस की मित्रता है वो खो दी। तब मित्रता खो दी तो अब नेपोलियन ने क्या कर दिया, उसके साथ युद्ध करने का निर्णय लिया रूस के विरुद्ध। किसने? नेपोलियन ने यह घोषणा कर दी कि रूस के विरुद्ध युद्ध करे। नेपोलियन का रूस पर आक्रमण करना घातक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसके 5 लाख सैनिक मारे गए। नेपोलियन के 5 लाख सैनिक हैं वो मौत के घाट उतर गए। किस युद्ध में? रूस के युद्ध में नेपोलियन के 5 लाख सैनिक हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए। रूसियों की छापामार रणनीति, संघर्ष की झुंझारू प्रवृत्ति तथा दुर्गम मार्ग नेपोलियन की सेना के लिए काल साबित हुए। ऐसा कहा जाता है कि रूस की सरहदियां कभी नहीं हारती। ये तथ्य नेपोलियन के रूस अभियान पर सही साबित होता है। नेपोलियन के सैनिक रूस की भयंकर शीत को नहीं झेल सके एवं मारे गए। रूस में इतनी गर्मी रहती है, वो हमेशा इतनी गर्मी रहती है जिससे हैं रूस के जो नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक थे वो ऐसे ही जो बर्फ से ही मर गए। जो भयंकर इतनी सर्दी पड़ रही थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक हैं वो इस भयंकर सर्दी को नहीं झेल सके और अपने प्राणों को खो बैठे, त्याग बैठे। साथ ही लौटती फ्रांसीसी सेना पर भी रूसियों ने आक्रमण कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये भी एक कारण था जो नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस के विरुद्ध अभियान चलाया, वो भी जिससे उसको बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। ये भी उसके पतन का प्रमुख कारण था। इसके लगभग 5 लाख सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में। साथ ही उसको आर्थिक रूप से भी कमजोर बना इस युद्ध के कारण। तो ये भी एक कारण था। और चौथा कारण है पोप का अपमान। ये चौथा कारण था नेपोलियन के पतन का चौथा कारण था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तब पोप का अपमान किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन के पतन का। नोत्र-दाम के चर्च में नेपोलियन के राज्याभिषेक पर नेपोलियन ने पोप को आमंत्रित कर उसका अपमान कर दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? नोत्र-दाम के चर्च में हुआ था। और नेपोलियन ने क्या कर दिया, जो पोप को आमंत्रित करके उसको अपमानित किया। किसको? पोप को। जब पोप नेपोलियन को ताज पहनाने जा रहा था, जो राजमुकुट है वो नेपोलियन को पोप है पहनाने जा रहा था, तब नेपोलियन ने ताज को संयम के हाथों में लेकर उसे सिर पर धारण कर लिया। उस पोप के हाथों से ताज को लेकर संयम है वो अपने माथे पर लगा लिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और ये शब्द कहे कि ये ताज मुझे धूल में पड़ा मिला जिसे मैंने तलवार की नोक पर उठाया है। उसने क्या कहा कि ये तो धूल पर पड़ा था, इसलिए मैंने अपनी तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रखा है। ये पोप का अपमान था। इस कारण समस्त यूरोपीय कैथोलिक मतावलंबी उसके विरोधी हो गई। जो भी कैथोलिक मतावलंबी थे वो उसके विरोधी बन गए। किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जो पोप का उसने अपमान किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का। और 5वां कारण था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का इंग्लैंड की सुदृढ़ स्थिति एवं सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक बेड़ा। इंग्लैंड के पास सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति थी और उसकी स्थिति भी बहुत ही अच्छी खासी थी। आर्थिक स्थिति, हर स्थिति है वो बहुत ही अच्छी खासी थी नेपोलियन की अपेक्षा। इंग्लैंड की सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को असफल कर दिया था। उस समय है वो इंग्लैंड ही सर्वे सर्वा था। उसमें इंग्लैंड सबसे बड़ा देश था। वो आर्थिक रूप से, सभी रूप से इंग्लैंड ही सबसे बड़ा देश था। किस समय? जब
जो इंग्लैंड के पास उस समय बहुत सारे उपनिवेश थे, उसके पास धनी बहुत खूब था नेपोलियन के समकाल में। तब उसने भारत पर भी अपना अधिकार था। किसका? इंग्लैंड का। इंग्लैंड की सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को असफल कर दिया। जो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसको असफल किसने किया? इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति ने। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति शुरू से ही अच्छी थी। इसके उलट फ्रांस में ही महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया और फ्रांस में भी महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध है वो आरंभ हो गया, क्योंकि जो कीमतें बढ़ने लगी सामान की, क्योंकि सामान का अभाव होने लगा, कम होने लगा, तो कीमतें निश्चित तौर पर बढ़ेगी, इसलिए वहाँ पर भी विरोध होने लगा इस महाद्वीपीय व्यवस्था का। इस व्यवस्था से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। समस्त यूरोप में इंग्लैंड का नौसैनिक बेड़ा शक्तिशाली था। उस समय पूरे विश्व में, पूरे यूरोप में जो इंग्लैंड का नौसैनिक बेड़ा है वो ही सबसे बड़ा था। इस कारण नेपोलियन उच्छे नील नदी के युद्ध में हार गया था। इसी कारण तो नेपोलियन है वो नील नदी के युद्ध में इंग्लैंड से हार गया था। इस ताकत के बल पर इंग्लैंड ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को असफल कर दिया और इसी नौसैनिक शक्ति के कारण तो उसने अपने जो नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसको भी अंत कर दिया था, असफल कर दिया था। और छठा महत्वपूर्ण कारण था बलात् सैनिक भर्ती। जो नेपोलियन की सेना थी उसमें अलग अलग देशों से उसकी सेना में सैनिक भर्ती किए थे, जिससे क्या हुआ कि सैनिकों में जो राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। यह भी महत्वपूर्ण कारण था नेपोलियन की पतन का। नेपोलियन की सेना में अधिकांश सैनिक अलग अलग देशों से भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता वाले बलात् भर्ती किए गए थे। अलग अलग देशों से भर्ती किए गए थे सैनिकों को। फ्रांस के क्रांतिकाल में जो राष्ट्रीयता की पहचान सेना में थी वह अब समाप्त हो चुकी थी। अतः यह भी एक प्रमुख कारण था जो सेना को लंबे व थका देने वाले युद्ध में उदासीन बनाए हुए था। और यह भी कारण था कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे युद्ध करता था जिससे सेना भी थक गई थी। यह भी एक कारण था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का। राष्ट्रीयता की भावना का उठना। स्पेन से उठी राष्ट्रीयता की भावना ने समस्त यूरोप को नेपोलियन के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने को प्रेरित कर दिया। जो स्पेन से उठी राष्ट्रीयता की भावना ने संपूर्ण यूरोप को नेपोलियन के विरुद्ध उठने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक राष्ट्र नेपोलियन से बदला लेने को तैयार हो उठा। प्रत्येक राष्ट्र है वो नेपोलियन से बदला लेना चाहता था, उसके लिए उठ खड़ा हुआ। वे राष्ट्र की विजय व सुरक्षा हेतु सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो गए। इसी प्रकार उनमें राष्ट्रीयता पैदा हुई, राष्ट्रीयता की भावना समस्त यूरोप में पैदा हुई। जी, ये भी एक नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। संबंधियों के प्रति प्रेम था। किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। नेपोलियन का अपने भाइयों एवं सगे संबंधियों के प्रति विशेष मोह था। उसने एक भाई लुई नेपोलियन को हॉलैंड का तथा दूसरे भाई जोसेफ को स्पेन का, जो बुर्बो वंश का शासक चार्ल्स चतुर्थ था, उसको हटाकर भाई उसके नेपोलियन के भाई जोसेफ को स्पेन का शासक बनाया और तीसरा भाई जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक बनाया। तो प्रथम भाई उसका नाम था लुई नेपोलियन को हॉलैंड का राजा बनाया और दूसरे भाई जोसेफ को स्पेन का और तीसरे जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक बनाया। और उसकी एक बहन थी, उसका नाम था कैरोलिन। उसका विवाह है उससे किससे करवाया? जो उसका सेनापति था मुरा, उसके साथ करवा दिया। नेपोलियन का सेनापति था मुरा, उसके साथ उसकी बहन कैरोलिन का विवाह है वो करवा दिया। इतने अनुग्रह के बावजूद भी इन भाइयों ने विपदा में नेपोलियन का साथ नहीं दिया और इतना प्रेम रखा नेपोलियन ने अपने भाइयों से, लेकिन अंत में उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि अपनों ने ही साथ नहीं दिया तो पतन तो होना ही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। युद्धों की लंबी व लगातार चली श्रृंखला।
तो नौवां कारण था युद्ध की लंबी व लगातार चली श्रृंखला। युद्ध लंबे समय तक चलता रहता था और लंबी श्रृंखला थी जो लंबे समय से चला आ रहा था और लगातार चलता था। इससे है वो नेपोलियन भी थका हुआ था, उसके सैनिक भी थके हुए थे। ये भी उसके पतन के एक महत्वपूर्ण कारण थे। कुछ इतिहासकारों ने विश्व विजेता बनने के लिए नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई युद्धों हेतु लंबी यात्राओं को उसके सैनिकों और सव्यम उसको थका देने वाला बताया गया है। कुछ विद्वानों ने बताया कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने इतने लंबे युद्ध किए और लगातार युद्ध किए जिस कारण उसके थकान हुई, ये भी एक कारण बताया है कुछ विद्वानों ने। और डॉक्टर स्लावोने ने लिखा है नेपोलियन के पतन के सभी कारण थकान में नहीं थे। डॉक्टर स्लावोने ने लिखा है कि जो सभी कारण है नेपोलियन के पतन के वो थकान के ही है। ये सभी विद्वानों ने अलग अलग मत दिया अपने। जिन युद्धों ने उसे यूरोपीय महाद्वीप में विजेता बनाने व साम्राज्य का निर्माण किया, उन्हीं ने उसका विनाश कर दिया, क्योंकि उन्हीं युद्धों से ये थक गया था नेपोलियन। इसी कारण कुछ विद्वान इसे ये बताते हैं, कुछ ये बताते हैं। सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। नेक्स्ट कारण की ओर चलते हैं, स्वभावगत दोष। नेपोलियन एक जिद्दी स्वभाव का महत्वाकांक्षी शासक था, जो इधर से भी प्राप्त करना चाहता था, इधर से भी राज्य प्राप्त करना चाहता था। महत्वाकांक्षी था वो नेपोलियन और जिद्दी था एक प्रकार का। सम्राट बनने के पश्चात उसने अपने हितैषी सलाहकारों से राय लेना भी बंद कर दिया था। सम्राट बनने के बाद में उसके हितैषी जो सलाहकार थे उनसे भी उन्होंने राय लेना है वो बंद कर दिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। वह सव्यम द्वारा लाए गए निर्णयों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। वो खुद निर्णय बनाता है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानता था नेपोलियन बोनापार्ट। उन निर्णयों के विपरीत किसी भी तरह की सलाह को वे स्वीकार नहीं करता था। और अगर उसके जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो निर्णय लिए हैं उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय है, कोई भी सलाह है, उसको स्वीकार उसमें नहीं करता था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये स्वभावगत दोष था उसका ही। ये भी एक पतन की महत्वपूर्ण कारण बने। और अधिनायकवादी सत्ता नेपोलियन ने बना ली थी। नेपोलियन ने गणतंत्र का गला घोट निरंकुश राजतंत्र को पुनः प्रारंभ कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने समाचार पत्रों पर रोक लगाई और मजदूर संगठनों के बनने पर रोक लगाई। मजदूरों के संगठन बने उस पर भी उसने रोक लगाई। उसने उस स्वतंत्रता का गला घोट दिया जो फ्रांसीसी क्रांति से उद्भूत थी। जो फ्रांस की क्रांति में जो महत्वपूर्ण परिणाम निकले थे, जिसके लिए जो क्रांति हुई थी, उसी को उसने वापस बंद कर दिया। जैसे कि जनता की आज़ादी, बोलने के अधिकार, वो उसने अब उसका ही गला घोटना शुरू कर दिया था। क्रांतिकारी विचारधारा ने जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत को जन्म दिया था। और जो क्रांतिकारी जो क्रांति हुई थी उस समय सभी ने ये सिद्धांत लागू किया था कि मतलब मनुष्य को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है, उसको दबाव रहित रखना चाहिए। मगर नेपोलियन ने सम्राट बन निरंकुश राजतंत्र के माध्यम से जनता के इस अधिकार को भी छीन लिया। अपने आत्मनिर्भरता के अधिकार को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने छीन लिया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था पतन का। अब नेपोलियन का मूल्यांकन करते हैं। मैं ही क्रांति हूँ, मैंने ही क्रांति का अंत क्या है। ये कथन किसका है? नेपोलियन का। तो मैं ही क्रांति हूँ और मैंने ही क्रांति का अंत किया है, ये कथन किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जब फ्रांस की जनता को परेशानियों से मुक्त कराया था तब उसने ये कथन कहा, लेकिन ये सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। जब सम्राट बना तो वो अधिनायकवादी बनने लगा और स्वतंत्रताओं को छीनने लगा, जनता की स्वतंत्रताओं को छीनने लगा और मजदूरों के जो संगठन बन रहे थे उनको भी वह रोकने लगा। ये सार्थक सिद्ध नहीं हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का। सो चलिए, नेपोलियन का उदय उन परिस्थितियों की देन थी जो फ्रांस के क्रांति काल में उत्पन्न हुई थी। उसने क्रांति काल में उद्भूत भावना के अनुसार काम करते हुए सम्राट बनते ही सरस से शिक्षा व मजहब को अलग कर दिया था। जब वो सम्राट बना था तब उसने शिक्षा को मजहब धर्म से अलग कर दिया था। सरस और पादरियों को
राज्य के नियंत्रण अधीन ला दिया था। सरस और जो भी पादरी वर्ग थे उनको राज्य के नियंत्रण में लाया था। किसने? नेपोलियन ने। नौकरियों में सभी को समानता के सिद्धांत पर समान अवसर दिए। जो नौकरी थी उसमें सभी को समान अवसर दिए नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो उसने समानता का अधिकार लागू किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उस पर सभी का अधिकार है, ये सभी उसने लागू किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब? जब वो शासक बना था तब। लेकिन उसके बाद में उसकी नीति है वो पलट गई, अधिनायकवादी बन गया। प्रतिभाओं का सम्मान किया। जो भी जिसमें जो भी प्रतिभाएं हैं उसको सम्मान किया, प्रतिभा से व्यक्तियों को सम्मानित किया। कानून की समानता का सिद्धांत लागू किया। व्यापार व कर प्रणाली में व्यापार उन्मुख सिद्धांत को माना गया। नेपोलियन विधि संहिता में क्रांति काल में बने श्रेष्ठ कानूनों को शामिल किया गया। जो नेपोलियन की विधि संहिता थी, जिसमें जो क्रांति काल में श्रेष्ठ कानून बने थे, उसको भी उसकी विधि संहिता में शामिल कर दिया गया। सामंतवाद की समाप्ति को उसने बनाए रखा। जब शासक बना तब, जो क्रांति काल में हुई थी तब। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? वह संयम सम्राट बन बैठा। जनता की संप्रभुता व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात नेपोलियन द्वारा साम्राज्यवादी नीति को अपनाया गया। अपने साम्राज्य को विस्तार करना, ये नीति है वो उसने अपनाया। जनता से परेशान हो क्या भी करे, लेकिन उसका लक्ष्य था साम्राज्य को बढ़ाना। उसने फ्रांसीसी जनता के राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की जनता के राजनीतिक अधिकारों को भी छीन लिया था। संयम के वैभव प्रदर्शन के पर जनता का धन लुटाया गया। खुद के लिए जनता को परेशान किया और जनता का धन लुटाया। खुद के गौरव के लिए, खुद के भोग विलास के लिए जनता का धन लुटाया गया। संयम के समर्थकों को उपाधियां व सम्मान देकर विशेष समर्थक दल बना लिया गया। विशेष समर्थक दल बनाने के लिए जो संयम के समर्थक थे उसको नई नई उपाधियां दी। ऐसे करके उसके समर्थक बनाए। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये है नेपोलियन बोनापार्ट की समाधि। ये नेपोलियन बोनापार्ट की समाधि जो फ्रांस में है। लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। लेकिन 20 वर्ष बाद उसके शव को वापस फ्रांस में लाकर सम्मान सहित ये समाधि है, आज भी वहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के जो जीवन की घटनाएं थी वो किस किस दिनांक को हुई, कौन से सन में हुई, उनके बारे में जो घटनाएं हुई उनको जानते हैं। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक ग्राम में हुआ था। और उनके माता का नाम लेटिसिया था और उसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट था। किसके? नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। और तुलो बंदरगाह हैं उस पर नेपोलियन का अधिकार कब होता है? तो वो होता है 16 सितंबर 1793 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट हैं तुलो बंदरगाह से जो अंग्रेज की बस्तियां थी उसको भगा देता है और अपना अधिकार तुलो बंदरगाह पर कर देता है। और बीड से नेशनल कन्वेंशन यानी जो राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन हो रहा था उसको प्रतिक्रियावादी तत्वों से उसकी रक्षा है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कब की थी? तो वो 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने बीड से नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन चल रहा था उसकी रक्षा की। और ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि, आपको पता होगा जब ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के साथ, तो उनके साथ एक संधि हुई थी। वो हुई थी 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी। और नील नदी का युद्ध जो इंग्लैंड के साथ हुआ था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। वो कब हुआ था? अगस्त 1798 ईस्वी में। और पोप के साथ समझौता है वो 1801 ईस्वी में हुआ था। और नेपोलियन का राज्याभिषेक है वो 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में हुआ था। और ट्राफलगर का युद्ध है वो इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विजित रहा और फ्रांस की हार हुई थी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। वो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। और ऑस्ट्रेलिया युद्ध जो ऑस्ट्रिया और पर्सा के साथ प्रेसबर्ग की संधि हुई थी, उसके बाद में जो प्रेसबर्ग की संधि हुई थी वो कब हुआ था? 2 दिसंबर 1805 ईस्वी में।
और जैना व आरस्टेड का युद्ध पर्सा के साथ राइन संधि उसके बाद में हुई थी। जैना और आरस्टेड का युद्ध हुआ था 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को। और नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू की गई, वो की गई थी 21 नवंबर 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई थी। और रूस के साथ नेपोलियन ने जो युद्ध है वो कब किया था, वो 14 जून 1807 ईस्वी में रूस के साथ उसने युद्ध किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट को उस युद्ध के कारण उसको आघात पहुंचा, बहुत आघात पहुंचा। और बताया जाता है कि जो रूस के साथ युद्ध हुआ था वो भी एक नेपोलियन बोनापार्ट के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। उसमें लगभग इसके 5 लाख सैनिक मारे गए थे नेपोलियन बोनापार्ट के। और फ्रीडलैंड का युद्ध होता है, उसके बाद में टिलसैट की संधि होती है। तो ये कब होता है? 8 जुलाई 1807 ईस्वी में फ्रीडलैंड का युद्ध होता है और बाद में टिलसैट की संधि होती है। ऑर्डर इन काउंसिल कब पारित किया जाता है? जो इंग्लैंड पारित करता है, किसके? इस महाद्वीपीय व्यवस्था के विरोध में इंग्लैंड पारित करता है ऑर्डर इन काउंसिल, वो 1807 ईस्वी में पारित करता है। स्पेन पर आक्रमण कब करता है नेपोलियन बोनापार्ट? 1808 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण करके वहाँ के बुर्बो वंश के शासक सालर शतुर को हटाकर अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहाँ का शासक बनाता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन का मास्को अभियान कब होता है? जून 1812 ईस्वी में नेपोलियन का मास्को अभियान होता है। लिप्जिंग का युद्ध जो कि अक्टूबर 1813 ईस्वी में हुआ था। लिप्जिंग का युद्ध उसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहते हैं। लिप्जिंग का युद्ध या राष्ट्रों का युद्ध जो 1813 ईस्वी में घटित हुआ था। नेपोलियन को हटाना एवं एल्बा द्वीप से निर्वासित करना, जो नेपोलियन को गद्दी से हटाना और एल्बा द्वीप पर वहाँ पर निर्वासित किया गया था, वो किया गया था 11 अप्रैल 1814 ईस्वी में। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। संयुक्त राष्ट्र जो मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को हराकर उसको फ्रांस के राजा के पद से हटा दिया और एल्बा द्वीप भेज दिया था। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी में। और नेपोलियन की मृत्यु हुई थी 5 मई 1821 ईस्वी में, जो इंग्लैंड में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन 20 वर्ष वहीं पर रखा इंग्लैंड में और उसके बाद में उसको कहाँ पर? फ्रांस में लाया गया, उसकी सामान सहित समाधि दी गई। कहाँ पर? फ्रांस में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।